RBS ऑनलाइन क्लासेस काटा। मैं जितेंद्र राजपूत आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए, जैसा कि हमने वादा किया था इंटर की मैथमेटिक्स को पूरा पढ़ाने का, हर टॉपिक पढ़ाने का, तो आज हम उसकी शुरुआत करते हैं। और वैसे मुझे शुरुआत करनी थी अवकलन समाकलन से, बट अवकलन समाकलन को थोड़ा रोक के पहले इन चीज़ों को ख़त्म करा देते हैं। सिंपल हैं, थोड़ा आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, कहीं आपको लगेगा कि सिंपल चीज़ें हैं, क्योंकि आप हाई स्कूल पास करके आए हैं और फर्स्ट ईयर पास करके आए हुए हैं। तो फर्स्ट ईयर में पढ़े ही कहाँ हैं, कहने का मतलब ये है आप सीधे डायरेक्ट हाई स्कूल की और डायरेक्ट अब इंटर में पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब 2 साल से तो पढ़ाई हो ही नहीं रही आपकी। तो मेरे कहने का मतलब वही है, जो बच्चे इस साल इंटर में हैं उनको ये कठिन न लगे मैथ, इसलिए हमने अवकलन समाकलन को थोड़ा रोक दिया है और आप भी एक नई चीज़ उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, आप भी आम लाइफ से संबंधित है, तो मैंने लिखा हुआ है कि उसका परिचय पहले आपको दिया जाएगा कि उसकी खोज कैसे हुई, खोज किसने की और क्या इसका दुनिया में महत्व है। इस आव्यूह का आम लाइफ में आदमी के लिए क्या उपयोगिता है इसकी। तो हम शुरू करते हैं कि खोज कैसे हुई होगी। देखिए, आव्यूह का निशान जो होता है, आप देख रहे होंगे, आव्यूह का निशान कुछ ऐसी तो होता है। देखिए, ये है आपका, आप जैसे जो बड़ा कोष्ठक मानते थे वो एक आव्यूह ही है। तो आव्यूह की खोज कैसे हुई है, देखिए क्या हुआ होगा कि विशेषकर ऐसा बताया जाता है कि जो ज्यामितीय आकारें थीं, यानी ज्यामितीय आकृतियां थीं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, तो उनमें कुछ रूपांतरण हुआ, चाहे वो घूर्णन के तहत हो, चाहे वो परावर्तन के तहत हो, चाहे उनको संकुचित किया गया हो। तो कुछ इसी तरीके से इसकी खोज हुई थी, यानी ज्यामितीय आकृति कौन कौन सी होती, तो आप जानते हैं त्रिभुज। ज्यामितीय आकृतियों की कुछ रूपांतरण, घूर्णन, परावर्तन और संकुचन, कुछ इस तरीके से आपकी इनकी खोज हुई होगी। अब बात करते हैं कि खोजकर्ता कौन थे। तो 2 खोजकर्ता बहुत महत्वपूर्ण आते हैं। एक तो जिन्होंने पहली बार इसका नाम दिया था वो थे जे सिल्वेस्टर। जे सिल्वेस्टर ने पहली बार आव्यूह के बारे में दुनिया को बताया हुआ था। ओके, आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे थे। लेकिन इसका विधिवत रूप से, जो मैट्रिक्स का विधिवत रूप से जिसने जानकारी दी सन 1858, वो थे आपके ऑर्थर कैली। कौन थे? ऑर्थर कैली, यानी ऑर्थर, थोड़ा इतिहास जान लेंगे थोड़ा सही रहेगा। अब 1858 आप थोड़ा कुछ रिलेट करके बताइए। 1858 में अपने यहाँ अंग्रेजों का राज हुआ होगा और इसी टाइम पे एक महत्वपूर्ण संस्था कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी और 1857 में क्रांति भी हुई थी, झांसी की रानी क्रांति। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी और वो अपने बुंदेलखंड से ही थी। चलिए बढ़ाते हैं आगे। देखिए, जीवन में इसका महत्व कहाँ है। जीवन में तो महत्व यहाँ तक है कि बताया जाता है कि स्वर्ग से लेके, ध्यान रखिए आप, स्वर्ग से पृथ्वी पर मनुष्य जो रह रहा है उसके बीच में इस आव्यूह ने सीढ़ी की तरीके से काम किया है। सोच रहे हैं सर जी कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो देखिए, इसका कहाँ कहाँ महत्व होता है। इसका महत्व होता है आपका, सबसे पहले तो जो ये मॉडर्न मैथ है इसको इसने बहुत शक्तिशाली बना दिया है आव्यूह ने। जैसे इसका प्रयोग कहाँ होता है, परमाणु भौतिकी में, सांख्यिकी में, अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में बहुत भयंकर रूप से इसका उपयोग किया जा रहा है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कंप्यूटर का आविष्कार हो जाने से इसका महत्व और बढ़ गया। रेखीय समीकरण निकाय यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का आविष्कार हो जाने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। नेटवर्क की सहायता से हम गुप्त रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम बातें भी करते हैं इससे। फ्रांसीसी गणितज्ञ थे एक, पियरे साइमन। कौन से? पियरे साइमन लाप्लास। पियरे
ये इंपॉर्टेंट देखिए, पियरे साइमन लाप्लास, पियरे साइमन लाप्लास, इन्होंने जो ऊपर प्लेनेट हैं यानी ग्रह हैं उनकी क्षोभ गति के अध्ययन में इनका प्रयोग किया था। कौन ने? पियरे साइमन ने। बात कब की है? सन 1749 से सन 1749 से 1827 उस समय की बात है। मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे, जब इसका विशेष रूप से नाम भी दिया होगा तब भी उसके कई पहले पियरे साइमन लाप्लास जी ने क्षुद्र ग्रहों की गति के अध्ययन करने के लिए भी इस चीज का उपयोग किया हुआ था। तो ये तो है आपका एक लाप्लास का हल्का सा इंट्रो जो आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। नंबर भले ही यहाँ से ना आए लेकिन आपको ज्ञान बहुत बड़ा है। आजकल नंबरों का महत्व नहीं है, आपके चाहे भले ही 100 मार्क्स हो या 99 मार्क्स हो, अगर आप केवल किताबी कीड़ा हैं तो फिर सफलता पाने में दिक्कत हो। देखिए आप इंटर में आ गए हैं तो इंटर के बच्चे थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं, उनकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। हकीकत मानिए जो हाई स्कूल तक वो छोटी छोटी फिजिक्स की किताबें याद नहीं होती थी, कॉपियाँ, आज फिजिक्स की इतनी मोटी किताब, मैथ की जो एक कॉपी, आज अब तो चलो मैथ 2 ही हैं, किसी जब हम लोग पढ़ते थे उस समय 6 गणित चलती थी, तो उस समय हम लोगों के 97 मार्क्स थे मैथ में, तो अब तो आप 100 तो ला ही सकते हैं। सन 2006 पास आउट हूँ मैं और उस समय मेरे मार्क्स 97 नंबर थे मैथमेटिक्स में। ओके, और आज भी मुझे वे 3 नंबर याद है बिल्कुल जो मेरे से छूट गए थे। तो इसलिए आप बिल्कुल लगन से करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सर आव्यूह का उपयोग, आव्यूह है क्या? तो देखिए आप तो बात करते हैं कि आव्यूह है क्या। आपने देखा होगा कि छात्रों को कक्षा में जब हम बैठाते हैं तो उन्हें एक पंक्ति में ही तो बैठाते हैं, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, तीसरी पंक्ति बैठाते हैं कि नहीं? या मान लीजिए जब हम पीटी कराते हैं बच्चों से तब भी हम उनको एक लाइन में खड़ा कराते हैं। या दुकानदारों की सामानों की सूची में जब दुकानदार अपना सामान सूची बनाता है तो वो भी कुछ इस तरीके से बनाता होगा जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कुछ टेबल दिख रही होंगी। या आप रेलगाड़ी में बैठे हों, कोच में बैठाने का तरीका हो, कुछ हो सकता हो। देखिए उसमें क्या होंगी, पंक्तियां होंगी, और अगर बच्चे खड़े हैं तो ऐसे स्तंभ भी होंगे, बिल्कुल इस तरीके से होते हैं कि नहीं? तो हम पंक्तियों और स्तंभों की एक आयताकार सारणी के रूप में देखते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है कोच में बैठने की व्यवस्था, 7, 6 नंबर सीट, 3 नंबर सीट, 2 नंबर सीट, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से उसमें बैठने की व्यवस्था है कि नहीं? तो आप देख पा रहे होंगे साइड में स्क्रीन में, आप देख पा रहे होंगे कि 1, 2, 3 और 4 तो पंक्तियां हैं, और 1, 2, 3, 4, ये क्या है? 4 आपके स्तंभ दिए हुए हैं। बात सही कि नहीं? कुछ इस तरीके से बना है आपका। देखिए इस तरीके से ही तो आप बैठे हैं। मान लीजिए हमें अगर बॉक्स बनाना हो तो आप देखिए, आप व्यू में है कुछ नहीं, बशर्ते आप उसको समझ लीजिए। देखिए ये मान लो कुछ यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ, इस तरीके से बैठाने की व्यवस्था है कि नहीं? तो ये कुछ अब उतनी ही लाइन है, उतनी पंक्ति हैं, तो कैसा बन गया? वर्गाकार। एक और चित्र दिया गया है आपका, कह रहा है भिन्न भिन्न 2 दुकानों की वस्तुओं के दाम की सूची बनाई गई है। राम और मोहन और सोहन, चाय, राम को चाय कितने की मिलती है? 35 की,
और मोहन को कितने की मिल रही है? 40 की, और सोहन को मिल रही है आपकी 50 की। कॉफी कितने की मिल रही है उसको? इस तरीके से एक सूची बनी हुई है कि नहीं? यहाँ पे क्या है देखिए, 3 पंक्तियां और 3 ही स्तंभ है कि नहीं? तो वहां तो इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन सवाल में ये ना बना के आप इन सबको हटा दीजिए, मतलब ये जो गायब है, जैसे उसके नीचे जो मैंने बना दिया है आपका स्क्रीन पे जो दिख रहा है, क्या 7 6 3 2, क्यों भाई? 7 6 3 2, 8 5 4 1, 8 5 4 1, 9 10 11 12 13 14 15 16। आप कभी ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो सीट कुछ इसी तरीके से ढूंढनी पड़ती है। तो ये क्या है? ये इसी तरीके की हैं ये सीटें, और इनको हम क्या कर दें, अगर हम इन्हीं को इस तरीके से कोष्टक में बंद कर दें, तो ये जो ढंग है, ये जो लिखने का ढंग है, ओ माय गॉड, ये जो लिखने का ढंग है, अभी इस तरह मैं बता दूंगा, ये जो लिखने का ढंग है यही आपका क्या कहलाता है? आव्यूह। जैसे दुकानदार की सूची जो आपकी बनी हुई है, देखिए कीमत में क्या लिखा है? 35 40 50 70 75 100 75 80 और 90, ये नंबर थे। इन नंबर में हमने बाहर से एक बड़ा पोस्टर लगा दिया, तो ये क्या बन गया आपका? आव्यूह बन गया। ओके, तो हम कह सकते हैं कि आव्यूह है क्या? कोष्टक के अंदर, देखिए कोष्टक के अंदर इस प्रकार की संख्याओं को हम आयत के रूप में लिख सकते हैं, या वर्ग के रूप में लिखने पर जो आकृति बनती है उसी को हम आव्यूह कहते हैं। ओके, यानी आव्यूह और कुछ नहीं है, मात्र एक ढंग है किसी चीज को लिखने का। आव्यूह का खुद का मान नहीं होता है, क्योंकि आव्यूह कोई वो थोड़े है, आव्यूह केवल एक ढंग है। जैसे खाना खाते हैं हम, शादियों में जाते हैं, गांव में पंगत लगती है कि नहीं? देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूं मैं आपको, पंगत लगती है, बोले बैठ जाओ लाइन में, सब एक लाइन बना लो, बोले बस यहाँ भी बैठे, यहाँ भी बैठे, यहाँ भी बैठे, यहाँ भी बैठे, यहाँ 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 यहाँ, बोले पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर आदमी, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां, सॉरी सातवां, आठवां और नौवां। तो आप देखिए ये भी तो एक तरीका है। इसमें क्या है? एक पंक्ति है और 9 कुछ इस तरीके से खड़ी लाइनें हैं। तो अब हम कह सकते जो लेटी हुई लाइनें होती हैं, जो लेटी लाइनें हैं, देसी भाषा में बोले, जो लेटी लाइनें हैं उसे हम बोलते हैं पंक्ति, या हम लोग छोटे से कह दे भैया पहली पंक्ति में लिखो, तो सीधे ही तो लिखते हैं, आप ऐसे याद कर लें चाहे। और जो खड़ी लाइनें होती हैं, खड़ी लाइनें, उसे हम बोलते हैं स्तंभ। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हैं। पंक्ति को बोलते हैं रो और स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। देखिए आप इंटर में आ गए हैं तो आपको इंग्लिश के शब्दों पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? आप इंटर के बाद जब बीएससी करने जाएंगे तो मैथ पूरी की पूरी आपको इंग्लिश में ही पढ़ने को मिलेगी। एक बात आप ध्यान रख लें, आपको चाहे इंग्लिश अच्छी लगती हो या ना लगती हो, बीएससी में आप अगर मैथ से करेंगे बीएससी, तो बीएससी मैथ इंग्लिश में ही लिखेंगे, हिंदी में कॉपी चेक ही नहीं होगी आपकी। तो इसलिए कुछ वर्ड होंगे जो हम इंग्लिश उनकी सीखते जाएंगे जरूर। ओके, तो चलते हैं, अब हम आव्यूह की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको बताते हैं। ओके, तो आप देख रहे होंगे मैट्रिक्स की परिभाषा के रूप में चलते हैं कि अब वास्तव में मैट्रिक्स है क्या। बहुत बातें हो गई, मैट्रिक्स है क्या। देखिए जैसे आपके पास थोड़ी और बात हो जान दो, जैसे आपके पास 20 लोग आए, जैसे आपने कोई फंक्शन करना चाहते हैं आप, या 20 लोगों को बिठाना है, या आप एक टीचर हैं और एक रूम में आपको 20 लोगों को बिठाना है, तो आप 20 लोगों को किसी भी तरीके से बैठा सकते हैं। क्यों भाई? जो 20 लोग हैं आपके, आप उसे किसी भी तरीके से, कैसे सर, 5 पंक्ति और 4 स्तंभ में बिठा दीजिए आप, यानी 5 रो और 4 कॉलम। या 20 लोगों को आप कैसे बिठा सकते हैं? 10 पंक्ति और 2 कॉलम,
या आप इसी को इस तरीके से रख सकते हैं कि सर 4 रो और 5 कॉलम। यहां भी उल्टा हो जाएगा, 2 × 10 यानी 2 पंक्ति और 10 स्तंभ बिठा सकते हैं। या आप ऐसे बिठा सकते 20 × 1 या 1 × 20। और भी कोई तरीका है जो आप बिठा सकते हैं, आई थिंक होंगे। चलिए अभी आगे आप सब पढ़ेंगे कितने तरीके से आप इनको बिठा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहां से एक परिभाषा निकलेगी क्या, कि कुछ संख्याओं को, जैसे 20 संख्या है कोई, 20 को, जैसे आपने 4 × 5 लिखा, कि 20 को m और n संख्याओं के निकाय को m पंक्तियां तथा n स्तंभ आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित ही तो है, बिठा लेंगे जब आप, व्यवस्थित करने को m × n, देखिए डेफिनेशन चल रही होगी आपकी, m × n कोटि का यानी ऑर्डर का आव्यूह कहते हैं। अभी आपको ये भी पता चलेगा सर ये कोटि क्या है। पहले तो आप आव्यूह की डेफिनेशन समझिए कि डेफिनेशन है क्या। अब आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये बनेगी कि mn संख्याओं के एक सिस्टम को m पंक्ति और n स्तंभ के आयताकार सारणी के रूप में लिखना। भाई ये भी तो एक आयताकार बनेगा ना, देखो 4/5, भाई 4 पंक्ति ऐसे बना दीजिए और 5 लोगों को ऐसे बिठा दीजिए, 1 2 3 4 और ये 5 बन गया। देखिए ये कुछ इसी तरीके का बनेगा, देखिए आयताकार बना कि नहीं। तो मैं वही कह रहा हूं कि mn संख्याओं के एक सिस्टम को m पंक्तियों और n स्तंभों के आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित ढंग से लिख दिया जाए तो वो m × n कोटि का या ऑर्डर का आव्यूह कहलाता है। यानी इस तरीके से, ऐसे कुछ मैं बताता हूं। देखिए आप थीसिस चलती है, देखिए इंटर में आएंगे तो आपको थीसिस चलती है। आप कोई संकुचित ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप इसमें हजारों संख्याओं के लिए, 20 लोग थोड़े करोड़ों लोगों के लिए। देखिए अगर m और n, m × n संख्याएं हैं, अगर ये संख्याएं हैं तो देखिए मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ इस तरीके का आव्यूह बनाऊंगा। देखिए मैं m पंक्तियां बनाना चाहता, तो पहली पंक्ति है a1, क्यों भाई, a1 1, a1 2, a1 3, a1 4 डॉट 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 a1 n। अभी मैं सब बताऊंगा आपको लिखना, केवल आप देखते आइए। a1 2 सॉरी a2 1, देखिए जो ये लिखा जाता है a, पहले यहां इसकी पंक्ति लिखी जाती है और फिर इसकी यहां कोटि लिखी जाती है। सॉरी पहले पंक्ति फिर स्तंभ। देखिए ये अक्षर का पहली पंक्ति पहली स्तंभ तो है इसका, इस वाले का है तो पहली पंक्ति लेकिन दूसरे स्तंभ में आ गया। तो ये क्या है, दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ, सॉरी दूसरा पंक्ति है और पहला स्तंभ है। a2 2, a2 3, a2 4 डॉट 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 a2 n, क्योंकि n क्या है, देखिए इतनी पंक्ति होंगी। एक बात आप ध्यान रखिएगा, क्या है मेरे कहने का मतलब, ये रहेंगे आप बहुत, देखिए ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, तो इसका मतलब n स्तंभ होंगे तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 n। ओके, इसमें देखते हैं जब इसकी बात आएगी लिखने की, तो तीसरी तो पंक्ति में आ गया लेकिन पहला स्तंभ है, तीसरी तो पंक्ति में आ गया लेकिन दूसरा स्तंभ है। a3 3, a3 4 डॉट 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 a3 n। ऐसे ही आप लिखते जाएं। क्यों भाई, आपको कोई दिक्कत, ऐसी डॉट 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 करके कितनी लिखनी पड़ेंगी बताइए, कितनी लिखेंगे आप। m पंक्तियां हैं तो m, यानी अब देखिए मैं m भी पंक्ति कैसे लिखता हूं। देखिए ये अगर कोई पूछे ये क्या है, ये है nवां स्तंभ, nवां स्तंभ, ये पूरा nवां स्तंभ आएगा। ये वाला जो स्तंभ रहेगा वो nवां। कोई कहे ये क्या है, ये पहला स्तंभ है। अभी मैं थोड़ा और लिख देता हूं, am1, am2,
AM3 AM4, अब डॉट 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 AM और N। देखिए ध्यान से, लास्ट वाले में ध्यान दीजिए कि लास्ट वाला अगर कोई पूछे क्या होगा, AMN ही तो होगा, क्यों भाई? सोचो, M और यहाँ से N। ये कोई पूछे ये क्या है भाई, तो ये पहले स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, यानी स्तंभ चलते हैं ऐसे, क्यों भाई? ये खड़े खड़े में क्या है, ये सब स्तंभ है। यानी ये है आपका C1, ये है आपका C2, ये है आपका C3 और ये है आपका C4, डॉट डॉट ऐसे क्या होगा, CN। तो कहें सर ये क्या है, ये है आपकी पहली पंक्ति R1, ये है दूसरी पंक्ति R2, ये है तीसरी पंक्ति R3, डॉट डॉट ऐसे करते करते ये कौन सी पंक्ति है आपकी, N पंक्ति। ओके, थोड़ा देखिए ये है क्या, ये अवयव है, क्यों भाई? अवयव मीन्स इसका बच्चा, मतलब इसका ही तो अंश है, इसके अंदर जो लिखा जाता है, इसके अंदर जो भरे होते हैं इनके बच्चे, इनका नाम अगर हो तो नाम कुछ इस तरीके से रखवाएंगे आप, जैसे आप अपने बच्चों के नाम रखवाते हैं, ऐसे इस आव्यूह के भी ये बच्चे हैं, कहने का मतलब। तो इनका नाम कैसे रखवाएंगे, ध्यान रखेंगे, आव्यूह के बच्चों का नाम हमेशा स्मॉल ए। लिखने का तरीका है, देखो कहाँ बताऊँ मैं आपको, यहाँ बता दूँ क्या, यहाँ लिखते हैं। इसका जो अवयव का जो नाम होता है, नाम में हमेशा क्या, आप ए लिखिए और पहले यहाँ पे इसकी पंक्ति यानी रो, थोड़ा और बार लिखता हूँ, पहले आप ए लिखिए, फिर इसका रो लिख दीजिए और इसका कॉलम लिख दीजिए। क्या जाता है, ARC। क्या कहा जाता है, ARC। मतलब हम उस बच्चे का नाम देख के बता सकते हैं, उस बच्चे का नाम यानी उस अवयव का नाम देख के हम बता सकते हैं कि कौन सी पंक्ति और कौन सी स्तंभ का है। ओके, तो इस तरीके से आपने आव्यूह की स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपकी यही है। ओके, अब चलते हैं कोटि के ऊपर, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आव्यूह की कोटि। तो हेडिंग लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हेडिंग लिखते हैं आव्यूह की कोटि। क्या है अब, आव्यूह की कोटि, कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ, कोटि को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। होता क्या है, देखिए कोटि कैसे क्या होती है किसी आव्यूह की कोटि। यदि एक आव्यूह में मान लो, जैसे एक आव्यूह में दो पंक्तियां हैं और तीन स्तंभ हैं, देखिए दो पंक्तियां और तीन स्तंभ हैं, तो इसकी जो कोटि होगी वो 2x3, मतलब बीच में क्रॉस का निशान लगा दीजिए, 2x3, यानी आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी, 2x3। हम कहें यार अब एक में तीन पंक्तियां हैं और चार स्तंभ है उसमें, तो कोटि क्या हो जाएगी, 3/4। मल्टीप्लाई मत कराइए इसका, केवल उसको ऐसे लिख दीजिए। कोई कहे यार इसमें 5 और इसकी 4, ये 5 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं, तो ये कहने मतलब उसकी कोटि क्या हो जाएगी, 5/4 की। ओके, तो अब थोड़ा स्टैंडर्ड बात कर लेते हैं कि यदि किसी आव्यूह में, यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां व n स्तंभ हैं, तो जो m×n होगा, स्मॉल m×n रहेगा, m×n इज द ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स। यानी जो m×n है वो उसका क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा उसका। ऑर्डर से देख के, हाँ अगर आपने जैसे मान लो एग्जाम्पल में देख लेते हैं, कोई कहे एग्जाम्पल में यार रो है आपकी 5 और कॉलम है आपके 3, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, ऑर्डर 5/3। बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा मैट्रिक्स इसी कोटि पर आधारित है। आप ध्यान रखें हमेशा कि पहले हमेशा क्या लिखा जाता है, पंक्तियां, फिर उसके बाद कॉलम। कोटि बताने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, पंक्ति लिखेंगे और क्रॉस फिर स्तंभ। कभी भी उल्टा मत कर दीजिए, नहीं तो सब नाश हो जाएगा, सब सत्यानाश कर दोगे आप।
ऐसा लगे 5 3 15। हाँ, अगर वो कहे कि इनका इंटू कराने पर क्या मिलेगा, तो कुल अवयव मिलेंगे, यानी कुल कितने अवयव हैं उस में, कुल अवयव कितने हो जाएंगे, 5 3 15, यानी m इंटू एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो mn यानी mn अवयव होंगे। ओके, इस तरीके से हमारी आव्यूह की कोटि भी स्पष्ट हो गई। कोटि को देखकर ही हम बता पाएंगे भाई मेरे कि कब आव्यूह जुड़ेंगे, कब घटेंगे, कब क्या होगा। ओके, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं आव्यूह का तत्व, यानी आव्यूह का एलिमेंट, आव्यूह के एलिमेंट के बारे में। देखिए हेडिंग लिखते हैं एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो वही जो मैंने लिखे थे ना, A11 A12 A13 A33, कुछ इस तरीके से, यही क्या कहलाते हैं, इसके तत्व कहलाते हैं या अवयव, इसी को आप अवयव भी कहते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। ओके, क्या एग्जाम्पल दिया है आपको, एग्जाम्पल दिया 4 3 2 6 -2 और 8 8 6 और -12। तो कोई कहे यार बताओ इसमें A11 क्या है, तो A11 क्या है, ये 4 ही तो है कि नहीं, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में क्या लिखा है, 4 ही तो लिखा है, कुछ भी निकाल सकते हैं। बोले यार A23 बताओ, तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी दूसरी पंक्ति यानी ये और तीसरा स्तंभ यानी ये मिल रहा है कि नहीं, देखो दोनों में, देखिए दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, कहाँ गला बोला, यही तो गला, इसका मतलब कितना हो जाएगा 6। तमाम लिख सकते हो आप ऐसे, ए जैसे इसको बताना हो, इसका नाम, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी A32, कितना हो जाएगा 8। यही इसके क्या कहलाते हैं, आपके आव्यूह के तत्व कहलाते हैं। अब हम आव्यूह को नोटेशन कैसे करते हैं, यानी नोटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे करते हैं। नोटेशन आप भली भांति जान गए कि कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, लेकिन आव्यूह का एक लिखने का भी तरीका है। जैसे अगर इसका नाम लिखना चाहूं मैं, तो ए इक्वल आपका रहेगा इस तरीके से, ए स्मॉल ए और आई जे, और बाहर इसकी कोटि m क्रॉस n, ये इसका नोटेशन कुछ इस तरीके से। देखिए ए आई जे यानी एलिमेंट्स, आई भी पंक्ति का और जे भी स्तंभ का और उसकी कोटि। तो ये आव्यूह को लिखने का एक नोटेशन करने का एक तरीका है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो अब इसके आगे का हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अब आप पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार, कि आव्यूह कितने प्रकार का होता है। बात सही कि नहीं भाई, आव्यूह में अगर आप 2 पंक्तियों से बिठा लेंगे, 3 पंक्तियों से, तो कुछ आव्यूह के प्रकार भी हैं, वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, देखिए बहुत मेहनत पड़ती है पढ़ाने में, बहुत ज़्यादा। आप सोच नहीं सकते कि मैं ये कितने बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी आई थिंक मेरे मोबाइल में मैं देखता हूँ कितना बजा हुआ है, 1:15 हुआ है। आप समझ सकते हैं कि 1:15 हुआ है, मैं आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ही ध्यान से उस चीज़ को समझें और देखें। और अगर हमारा वीडियो और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके, मैं जितेंद्र राजपूत।